बच्चों, मैं पीके पोन आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और ये वीडियो है फिजिक्स के इक्वेशंस का, फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूला का। आपको पता है कि विदाउट फार्मूला हम लोग फिजिक्स को पढ़ नहीं सकते। अगर फिजिक्स को पढ़ना है, अगर फिजिक्स को समझना है तो फार्मूला का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जिस बच्चे को फार्मूला नहीं याद है, जो बच्चे फार्मूला को कैच नहीं कर रहे हैं, वो कभी भी न्यूमेरिकल्स को, फिजिक्स के इक्वेशंस को, फिजिक्स के थ्योरीज को सीख नहीं सकते। तो आपके लिए मैंने इतना सारा फार्मूला लाया हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसको रिमेंबर करना है। हम लोग जो भी पढ़े हैं 11th में, उसी का एक छोटे छोटे क्लिप्स हैं जिसको कि आप समझिए। और सबसे पहला बात करेंगे हम लोग फोर्स का। आपको पता है कि फोर्स का कंसेप्ट न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने अपने लॉ में फोर्स का बात किया था। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, जिसमें सेकेंड लॉ में उन्होंने फोर्स का फार्मूला दिया था F=ma। और वो जो F=ma आया था, तो ये आया था dp/dt से, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से आया था। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर ये देखो, ये हमारा मोमेंटम है p, और p का फार्मूला कितना होता है? mv, है कि नहीं? अगर इसको हम एक लाइन और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा आपका कितना? m × dv/dt। और यहाँ से हमारा फार्मूला कितना आ जाएगा? देख लो, ये dv/dt क्या है? dv/dt एक्सेलरेशन है। तो ये हमारा फार्मूला कितना आ जाएगा? F=ma। देख लो यहाँ पर m क्या है? कांस्टेंट है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज हमेशा होता है। अभी 12th में भी हम जाएंगे आगे तो वहाँ भी यूज़ करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं, मैग्नेट के थ्योरीज में भी यूज़ करते हैं। तो इसको आपको एकदम रिमेंबर कर लेना। ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आया था। अब देख लो, और यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन में 2 तरह का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो होता है एवरेज एक्सेलरेशन का। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? जो वेलोसिटी में चेंजिंग होते हैं, और उस वेलोसिटी को चेंजिंग होने में जो टाइम लगता है, तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी ΔV/Δt, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये ΔV क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। ΔT क्या है? टाइम। और अगर इसी में हम लोग टाइम को स्मॉल कर देते हैं, देख लो, टाइम ΔT टेंड्स टू 0 करते हैं, मतलब अगर सुन लो, पार्टिकुलर इंस्टेंट्स पे जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में आपका ΔV/ΔT हो जाता है dV/dt। ये जो फार्मूला है ना एक्सेलरेशन का, ये है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, और ये फार्मूला हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का। दोनों का बड़ा यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखो, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है एकदम। देख लो, dV/dt, यहाँ भी dV/dt, ये एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। तो ये फार्मूला को आपको एकदम रिमेंबर कर लेना है भाई। एक्सेलरेशन 2 तरह का, एवरेज एक्सेलरेशन का ΔV/ΔT, इंस्टेंटेनियस का dV/dt। ये फार्मूला आपको एकदम रिमेंबर करना है। एक्सेलरेशन के और भी टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि अगर बात 0 एक्सेलरेशन का होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो 0 एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला का बड़ा यूज है। अब देख लो, ये देखो d²s/dt² कैसे आता है। देखो, हमारे पास एक फार्मूला है dV/dt, और इसी में सुनो, v का फार्मूला होता है ds/dt। देख लो, नीचे लिखा हुआ है v = ds/dt। अगर हम इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं, ds/dt को यहाँ पुट करते हैं v के जगह पे, तो ये हो जाता है d²s/dt²। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देख लो यहाँ पे ना dt², देखो यहाँ पे dt और dt जो है ना, एक स्मॉल टाइम है, वो हमेशा साथ रहने वाला टाइम है। तो dt को dt से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो dt² होगा। बिकॉज d और t यहाँ पे अलग नहीं है, d और t दोनों सेम टर्म है, मतलब एक स्मॉल टर्म है, एक स्मॉल टाइम है। तो ये हो गया dt², ये हो गया d²s/dt², फार्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। तो ये फार्मूला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी हम लोग करते हैं बहुत ज़्यादा।
अब देख लो वेलोसिटी में वही बात है, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, बॉडी सर्टेन टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, जो उसमें टाइम लगता है, उसी को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसका फार्मूला कितना होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है कि नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है कि नहीं। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होता है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला डी वी बाई डी टी, और यहाँ से भी का वैल्यू अगर पुट करेंगे डी एस बाई डी टी तो आ जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, है कि नहीं। अब देख लो, और अब हम बात करेंगे इम्पल्स का। देखो इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, और बच्चों इम्पल्स का फार्मूला होता है एफ इंटू डी टी, फोर्स इंटू टाइम। देख लो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल एफ इंटू डी टी। अगर सुन लो, जैसे मान लो कि स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो डी टी की बात करते हैं, और अगर मान लो कि टाइम होगा बड़ा तो डेल्टा टी की बात करते हैं। तो आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पर आपका एफ क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। और देखो काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे, ये तो आपका फार्मूला हो गया इम्पल्स का। कभी भी अगर इम्पल्स निकालना है तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ इंटू डी टी। और अगर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में तभी प्रोड्यूस होता है जब बॉडी मूव करता है, बॉडी में मोशन होता है। किसी बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और काइनेटिक एनर्जी का बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज तो हर जगह होता है। विदाउट इस फार्मूला के हम लोग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलते हैं। ये सब फार्मूला को 9th में ही पढ़ाया जाता है, 11th में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को वो भी नहीं याद रहते हैं। यहाँ पे भी एम क्या है, मास है, तो भी क्या है, वेलोसिटी है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, है कि नहीं। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्वेश्चन है तो हम लोग इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। जैसे बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चन भी होते हैं तो डायरेक्टली ये फार्मूला का यूज करके हम बना सकते हैं। हो जाएगा के इज इक्वल टू, सुन लो, पी स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ से p इज इक्वल टू रूट अंडर 2km। इस फार्मूला का यूज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा करते हैं, मैग्नेट में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर p क्या है, मोमेंटम है, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, m क्या है, मास है कि नहीं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फार्मूला देखो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपको पता है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फार्मूला न्यूटन ने दिया, सॉरी आइंस्टीन ने दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे c होता है स्पीड ऑफ लाइट, और आपको पता है कि c का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हमको 1 ग्राम मास को चेंज करना है एनर्जी में तो हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर कोई एनर्जी जूल में दिया हुआ है उसको चेंज करना है मास में तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है, आगे जाके हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं 12th के कंसेप्ट में। 12th में इसका यूज भी है, इसको प्रूव करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। अब देख लो, डेंसिटी का तो फार्मूला हर कोई जानता होगा। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। देखो ये एक टर्म है, इसको हम रो बोलते हैं, RHO। और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका भी यूज हम लोग करते हैं बार बार। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है कि नहीं। और अगर हम बात करेंगे मोशन का, मोशन में 3 फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये फार्मूला के आधार पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आपका 11 पढ़ना बेकार है कि नहीं। 11th में अगर आप हैं तो ये फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। 3 फार्मूला तो बेसिक फार्मूला है। पहला हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये फार्मूला तो एकदम बेसिक फार्मूला है। और यहाँ पर एक और फार्मूला का यूज कर सकते हैं, वो हो गया एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी प्लस यू इंटू टी। यहाँ पे देख लो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, s क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और आपका बाकी सब कुछ हो गया क्लियर। तो ये फार्मूला एकदम बेसिक फार्मूला है, ये फार्मूला याद कीजिए। और यहाँ पे कुछ और भी कंसेप्ट को समझा जाता है 11th में। जैसे यहाँ पर हम बात किए थे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, अगर कोई बॉडी रुक जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, अगर किसी बॉडी का फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होता है इनिशियल से तो उसका एक्सेलरेशन प्लस होता है, अगर किसी बॉडी का फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो जाता है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये सब जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी फार्मूलाज है, फार्मूला तो अपने दिमाग में बांध दो बाबू। अगर तुम बोर्ड का एग्जाम दोगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो फार्मूला का कंसेप्ट दिमाग में बहुत जरूरी है। 30 से 40% क्वेश्चन तो फार्मूला याद रहने से बन जाते हैं। अगर आपको टोटल फार्मूला याद है, फार्मूला का एप्लीकेशन पता है कि उसका यूज कैसे करते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। बच्चे में प्रॉब्लम्स क्या होता है ना कि वो फार्मूला को प्रॉपरली समझते नहीं है, याद नहीं करते हैं। भाई थ्योरी तो हम समझ ही रहे हैं, थ्योरी को समझना भी है। विदाउट समझे हुए तो फार्मूला याद नहीं होगा। पूरे थ्योरी को समझना है और थ्योरी को समझने के बाद सारे फार्मूला को माइंड में कब कर लेना कि भाई ये फार्मूला हमको याद कर लेना है। अगर वो फार्मूला को आपने याद कर लिया तो फिजिक्स आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, फिर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट लीजिएगा। और भाई जब अगर कोई काम करने में अगर इंटरेस्ट तुम ले लिए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। बच्चे बोलते हैं सर मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, मन नहीं लगता है। भाई मन इसलिए लगता है क्योंकि तुम उसे फोकस नहीं कर पाते हो, इंटरेस्ट नहीं लेते हो। अगर तुम इंटरेस्ट ले लिया तो मजा आएगा काम करने में, है कि नहीं। अब देख लो टॉर्क का बात करते हैं। टॉर्क का तो यूज हमेशा होता है, बच्चे हमेशा इसमें फंसते हैं। टॉर्क ऐसा टॉपिक है, टॉर्क ऐसा क्वांटिटी है जिसमें कि बच्चे तो हमेशा फंसते हैं, हमेशा 12th में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। जैसे टॉर्क को तो रिप्रेजेंट करते हैं पहले हम टाउ से। देख लो ये टाउ वर्ड है, ये आपका टाउ है। पहले इसको जान जाओ कि भाई इस किस तरह का इसका सिंबल कैसा होता है। तो टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। और देखो ये फार्मूला जो टॉर्क का है ना, ये तो हमेशा यूज होता है। ये टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपका एफ क्या है, फोर्स है, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क का ये फार्मूला बेहतरीन फार्मूला है। इसका यूज हम लोग 12th में तो हर जगह करते हैं, है कि नहीं। और 11th में भी इसका यूज होता है। और एक होता है dl/dt। तो ये फार्मूला को तो आपको रिमेंबर कर लेना, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट हो गया। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू क्या। और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, इसके डायरेक्शंस को भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब देख लो एक ग्रेविटी का एक इक्वेशन है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फार्मूला है कि F इज इक्वल टू G m1m2/r²। इसके बारे में तो हर कोई जानता होगा। भाई दो बॉडी के बीच हमको पता है कि यूनिवर्स में अगर दो बॉडी है तो दोनों बॉडी के बीच फोर्स लगता है। मान लो कि दो बॉडी m1 m2 है और m1 m2 जो है सर्टेन डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो भाई दोनों बॉडी के बीच में फोर्स लगता है ना। दोनों बॉडी r डिस्टेंस पर है। देखो एक बात और तुमको बताता हूँ यहाँ पे, भाई यूनिवर्स में जितने भी दो बॉडीज है ना, तो दो बॉडीज के बीच जो फोर्स लगता है ना, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। कभी भी दो बॉडी के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो उसके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। जैसे मान लो कि दो आदमी लड़ रहा है, दो लड़का में लड़ाई हो गया, एक लड़का पहला के मुंह पर मुक्का मारता है, दूसरा लड़का दूसरा के मुंह पर मुक्का मारता है, तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है। ऐसा नहीं कि लड़का आया और अपने मुंह पर पूरा फाइट चलाने लगा। जैसे दो लड़की में लड़ा हो गया, एक लड़की दूसरा के झोटा पकड़ ले, दूसरा लड़की दूसरा के झोटा पकड़ ले, तो अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो फोर्स के केस में अगर दो बॉडी के बीच फोर्स लग रहा है तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम।
मतलब जितना फोर्स m1 लगाएगा m2 पर उतना m2 भी m1 पर लगाएगा, है कि नहीं। दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा। देख लो इसका डायरेक्शन मान लो ऐसे होता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है क्योंकि मास में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। जितना m1 m2 पर लगाएगा उतना m2 m1 पर लगाएगा। और अगर दो बॉडी के बीच फोर्स का फॉर्मूला निकालना है तो होता है F = G m1 m2 / r²। और यहाँ पर एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है भाई कि सर G का वैल्यू कितना होता है। देख लो G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻, कितना, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये आपके G के वैल्यू होते हैं, ठीक है। इसको एकदम याद कर लेना है तुमको। और देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला, चार्ज। हर कोई नाम सुना होगा चार्ज का। चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूज हर जगह है। चार्ज एवरी बॉडी में पाया जाता है ना, एवरी बॉडी में मास होता है, चार्ज होता है। विदाउट चार्ज कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। एकदम छोटा से छोटा पार्टिकल हो उसमें भी चार्ज है, हर जगह चार्ज है कि नहीं। तो चार्ज के लिए एक फॉर्मूला होता है Q = I × T। I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है कि नहीं। अगर देखो अगर हमको चार्ज निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, Q = I × T, है कि नहीं। देखो एक फॉर्मूला और होता है चार्ज में, Q = ±NE। देखो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब करंट पता रहेगा। ये कब यूज करेंगे, जब हमको इलेक्ट्रॉन्स पता रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, है कि नहीं। ये आपका चार्ज का क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, ये आपका करंट से फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो बस आप इतना फार्मूला को याद करो, और भी फार्मूला का सेटअप हम लाते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, इसके लिए आपको थैंक्स।